नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 8 पे कमीशन जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा और एस्टेब्लिश किया गया है कमेटी। और स्टाफ साइड से मांगा गया था रिपोर्ट कि आप अपना अपना प्रपोजल दें ताकि उस पे सरकार जो है कंसीडर कर सके उस बातों को। तो देख सकते हैं कि जेसीएम ने, नेशनल काउंसिलिंग स्टाफ साइड ने अपना एक रिपोर्ट दिया है, जिसका कि पूरा पीडीएफ अगर आप पढ़ना चाहें एक एक तो मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इसमें क्या क्या मांग रखा गया है जेसीएम की तरफ से 8 पे कमीशन के लिए और स्टाफ साइड की तरफ से, स्टाफ के वेलफेयर के लिए, ठीक है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जितने हैं उनके लिए और जो भी जितने पेंशनर हैं उनके लिए। तो क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम इसमें देखेंगे। 8 पे कमीशन जो है वो ड्यू हो गया है 1/1/2026 से ही, ठीक है, लेकिन अब देखते हैं कि कब तक आता है। सबसे पहले इसमें पॉइंट बाय पॉइंट उन्होंने लिखा है कि क्या स्टाफ के लिए होना चाहिए। इसमें रेफरेंस दिया है कि भाई महंगाई बढ़ रही है, बाकी क्या क्या हो रहा है, सबके दाम बढ़ रहे हैं, प्राइस बढ़ रहा है, तो इसलिए सबके बिहाफ में जेसीएम ने एक पूरा रिपोर्ट दिया है। इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ डिस्कस करेंगे, बाकी आप खुद इसमें से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले यहाँ मर्जर की बात की है। अभी जैसा कि आपको पता है 7 सीपीसी में क्या है कि पहले था 6 सीपीसी में ग्रेड पे, उसके बाद लेवल आ गया लेवल 1, लेवल 2, ये 70 तक है 7 सीपीसी में। अब क्या बात की गई है जेसीएम की तरफ से कि 8 पे जो होना चाहिए उसमें टोटल लेवल 13 तक ही लेवल होगा। मर्जर की बात की गई है, लेवल 2 और लेवल 3 मिला के लेवल 3 बनाया जाए, 4 और 5 को मर्ज करके 5 बनाया जाए, फिर 6 को 6 में रखा जाए, 7 और 8 को 8 बनाया जाए, 9 और 10 को 10 बनाया जाए, फिर ऐसे ही आगे करके देख सकते हैं यहाँ पूरा मर्जर दिया हुआ है। यानी नीचे हम एक बार को देखते हैं प्रपोज लेवल जो है जेसीएम की तरफ से क्या होना चाहिए, ठीक है, जो कि यहाँ सबमिट किया गया है रिपोर्ट में। यहाँ देखिए पे स्केल 1 जो है यानी एग्जिस्टिंग जो है 18,000 से 56,900, उसको बोला गया है कि 69,000 करने के लिए, ठीक है, मिनिमम, ठीक है। और फिटमेंट फैक्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है वो फिटमेंट फैक्टर है, प्रपोज मिनिमम ऑफ द 8 सीपीसी पे स्केल बाय अप्लाइंग 3.833 फिटमेंट फैक्टर। आप लोगों को क्या लगता है कि ये सरकार मानने वाली है कि नहीं? 3.833 इतना फिटमेंट फैक्टर रखा गया है और कितना रखा गया था? 2.57 रखा गया था 7 सीपीसी में, ठीक है। तो इस हिसाब से 3.833 के हिसाब से बोला गया है कि पे स्केल 1 वाले जो एम्प्लॉय हैं उनका क्या होगा कि मिनिमम कितना होना चाहिए? 69,000 होना चाहिए। पे स्केल 2 यानी किसको मर्ज किया जाएगा? लेवल 2 और लेवल 3 के एम्प्लॉय को जो पे स्केल में है उसको मर्ज करके नया पे स्केल बनाया जाए, इनके हिसाब से वो कहा जा रहा है। और मिनिमम बेसिक उसका क्या होना चाहिए नए फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से? 83,200। पे स्केल 3 यानी लेवल 4 और 5 एम्प्लॉय के लिए 1,12,000। और पे स्केल 4 यानी इसमें सिर्फ लेवल 6 को रखा गया यानी 1,35,700। पे स्केल 5 यानी 7 और 8 लेवल वाले को इसमें मर्ज करने के लिए बोला जा रहा है, जो कि मिनिमम बेसिक कितना होना चाहिए? 1,82,500 रुपये। लेवल 6 यानी नया वाला जो प्रपोज है और पुराना वाला कौन सा है? लेवल 9 और लेवल 10 के जो एम्प्लॉय होंगे उनका मर्ज करने के बाद मिनिमम बेसिक कितना रखा गया है? 2,15,100। और बाकी के जो हैं लेवल 11 से लेवल 17 उसको बोला गया है कि रेस्पेक्टिवली स्केल 7, 8 से लेके 13 तक होना चाहिए और इसको भी 3.833 के फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये तो हो गई मिनिमम बेसिक की बात, ठीक है। और एनुअल इंक्रीमेंट देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक पे से शुरू होता है क्योंकि आपके सैलरी का जो मेन स्ट्रक्चर है वो बेसिक पे है, तो बेसिक पे में मिनिमम बता दिया गया है जेसीएम की तरफ से। और एनुअल इंक्रीमेंट की बात करेंगे, अभी आपको पता है कि एनुअल इंक्रीमेंट जो है लगभग वो 3% के हिसाब से, ठीक है, लेकिन यहाँ लिखा गया है एनुअल इंक्रीमेंट एज ऑलरेडी मेंशन्ड विल बी 6% ऑफ द बेसिक पे इन द प्रपोज पे स्केल, यानी 6% रखा गया है, बोला गया है कि 6% होना चाहिए एनुअल इंक्रीमेंट, ठीक है। अब देख सकते हैं नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये तो डीए की बात हो गई। अब आएगा अलाउंसेज जितने टाइप के होते हैं। अलाउंसेज में देखिए कि अलाउंसेज में इतने टाइप के अलाउंसेज होते हैं। डीए अलग अलग डिपार्टमेंट में वेरी करता है, जो इक्विवेलेंट है सारे डिपार्टमेंट में, जैसे कि डियरनेस अलाउंस हो गया और एचआरए हो गया और टीपीटी हो गया। इसके अलावा अलग अलग डिपार्टमेंट पे वेरी करता है कि क्या क्या अलाउंसेज हो सकते हैं, ठीक है। उसमें बोला गया सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि इसमें बोला गया है एचआरए के बारे में। एचआरए अभी कितना है आपको पता है? 10, 20, 30। वाई ये है जेड, ये है वाई और ये है एक्स। एक्स वाई जेड सिटी के हिसाब से इतना परसेंटेज अभी एचआरए है ऑफ द बेसिक पे। लेकिन प्रपोज क्या है जेसीए की तरफ से कि जेड सिटी जो है उसमें 30% ऑफ द बेसिक पे होना चाहिए और वाई सिटी में 35% ऑफ द बेसिक पे और एक्स सिटी में 40% ऑफ द बेसिक पे इतना होना चाहिए, इनकी तरफ से कहा जा रहा है। अब कितना मिलेगा वो तो बात की बात है, यानी प्रपोजल है। उसके बाद आगे देख सकते हैं कि टीपीटी इसके लिए बारे में भी बोला जा रहा है कि टीपीटी भी रिवाइज करना चाहिए क्योंकि जो कॉस्ट है, लिविंग कॉस्ट है, वो सबका बढ़ रहा है। बाकी ये सब देखते हैं डिटेल में है कि क्या क्या है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है सैलरी के अलावा अलाउंसेज में एक सीईए एजुकेशन अलाउंसेज जो है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेज जो है यानी ट्यूशन फीस को बोलते हैं, अभी कितना है? 33,750 रुपये, ठीक है, पर चाइल्ड, ठीक है। और ये रेस्ट्रिक्टेड है कहाँ तक? 2 चाइल्ड तक है, ठीक है। लेकिन इसको प्रपोज किया गया है कि भाई इसमें अभी क्या है कि आप देख सकते हैं कि स्कूल कॉलेजेस का फी कितना ज़्यादा हो गया है, इस हिसाब से बोला गया है 10,000 पर मंथ पर चाइल्ड, ठीक है। इतना मांग की जा रही है और इसको रेस्ट्रिक्ट कहाँ तक किया जाए ये भी देखिए आप। रेस्ट्रिक्ट किया जाए सीईए में बी गिवन अप टू पोस्ट ग्रेजुएशन
लेवल इन आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स, ऐसे करके इन प्रोफेशनल कोर्सेज पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल MBA, यानी इसको पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री तक रेस्ट्रिक्ट किया जाना चाहिए। और 10,000 पर मंथ होना चाहिए ट्यूशन फी, और 35,000 पर मंथ होना चाहिए हॉस्टल सब्सिडी, ठीक है, यानी 35,000 पर महीने के हिसाब से होना चाहिए पर चाइल्ड, ठीक है। आगे हम देखते हैं, ये तो ये की बात हो गई। बाकी का देखेंगे एडवांस के बारे में बात की है। कई टाइप के आपने एडवांस अपने डिपार्टमेंट में सुना होगा कि कंप्यूटर एडवांस होता है, हाउस बिल्डिंग एडवांस होता है। तो मेनली इसमें क्या है कि देखिए, सबसे पहले पर्सनल कंप्यूटर के हिसाब से बोला गया है कि मैक्सिमम अप टू 2 लाख रुपए मिलने चाहिए, ये प्रपोज्ड है, ठीक है। नेक्स्ट है हाउस बिल्डिंग एडवांस के बारे में बोला गया है। फिर उसके बाद है 4 व्हील एडवांस, ये भी एक है। 4 व्हील एडवांस में इसमें बोला गया है ये अप टू रेस्ट्रिक्ट करने के लिए कितना 10 लाख इसमें बोला गया है। और द एंटायर लोन में भी इंटरेस्ट फ्री होना चाहिए, और 10 लाख होना चाहिए इतना जिससे की तरफ से बोला जा रहा है, ठीक है। कि उसके बाद आगे देखते हैं फैसिलिटीज़ वगैरह है, मेडिकल फैसिलिटी, लीव। अब अगर हम बात करें लीव की, इसमें डिटेल एक लाइन आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। बाकी देखिए मेन पॉइंट जो वो डिस्कस कर दे रहा हूँ। कैजुअल लीव, अभी आपको पता है कि कैजुअल लीव 8 हैं अभी, तो कैजुअल लीव कितना बोला जा रहा है कि 12 डे पर ईयर। इसमें भी एक चीज़ है कि कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसमें कि 5 डे वर्किंग है, कई में 6 डे वर्किंग है, तो दोनों में लीव का जो है अलग अलग रूल है, ठीक है। लेकिन 8 से 12 करने का इसमें बोला जा रहा है CL कैजुअल लीव करके, ठीक है। अर्न लीव, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि EL अभी 30 है, ठीक है, पर मंथ 2.5 मिलता है, यानी फर्स्ट 6 मंथ का 15 और लास्ट 6 मंथ का 15, यानी 30 है। लेकिन यहाँ ये बात की जा रही है, और आप जो जमा कर सकते डिपॉजिट कर सकते हैं अपने EL अकाउंट में 300, इसके 300 प्लस 15, यानी मैक्सिमम जो है 300 आप डिपॉजिट कर सकते हैं बचा के। जैसे किसी साल आपने जैसे 30 क्रेडिट हुआ तो उसमें आपने 10 ही कंज्यूम किया या 15 ही कंज्यूम किया, लेकिन इसमें प्रपोजल जो है वो है कि 300 से 600 होने चाहिए, जिसका कि फ़ायदा किस में होगा जब रिटायरमेंट का समय आता है, तो उसमें क्या है कि लीव इंकेसमेंट होता है आपके EL अकाउंट में जितने भी हैं उस हिसाब से मिलता है। तो ये 300 से 600 बोला जा रहा है करने के लिए, कि डिपॉजिट का लिमिट करने के लिए, ठीक है। और ये 600 रिमर्सिबल भी होना चाहिए, उसके हिसाब से बोला जा रहा है, ठीक है। और अगर 600 नहीं हो पाता है तो HPL जो मिलता है, HPL यानी मेडिकल लीव, उसका भी उससे इसमें आप ऐड करवा सकते हैं, ये प्रपोजल है, ठीक है। अगर 20 ईयर्स ऑफ सर्विस किसी की हो गई है उस हिसाब से। नेक्स्ट देख सकते हैं हैप्पी लीव में वही बोला गया है कि अगर 600 EL जो है उसमें जो गैप है, अगर 600 नहीं पूरा हो रहा है तो HPL में से आप उसमें से कंपनसेट कर सकते हैं, ठीक है। मैटरनिटी, ये भी एक इंपॉर्टेंट पहलू है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कि मैटरनिटी अभी आपको पता है कि 180 डेज का है, इसको रेस्ट्रिक्ट करके कितना बोला गया है 240 दिन का होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसी तरह से जो अडॉप्ट करते हैं बच्चों को, उसमें भी बोला गया है कि 180 दिन से 240 दिन करने के लिए, और जो क्राइटेरिया है बच्चों का 1 साल से 5 साल तक बोला गया है कि 1 साल को कैंसिल करो, 5 साल तक रेस्ट्रिक्ट करो कि 5 साल तक के बच्चों को अडॉप्ट किया जा सके, इस तरीके से रेस्ट्रिक्ट करना है रूल उनको, ठीक है। पैटर्निटी लीव आपको पता है कि पैटर्निटी लीव अभी जो मिल रहा है वो 15 डेज का मिलता है फादर्स को, ठीक है। देख सकते हैं, और 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अभी 15 डेज का मिलता है, इसको बोला जा रहा है कि 45 डेज का होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ भी, जैसा कि मैंने बताया कि अडॉप्शन के बारे में कि 180 डेज में भी इंक्रीज टू 240 डेज, लिमिट ऑफ एडॉप्शन ऑफ 1 ईयर चाइल्ड में भी इंक्रीज टू एटलीस्ट 5 ईयर चाइल्ड, ठीक है। 1 साल से 5 साल तक लिमिट इंक्रीज करने के लिए बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट CCL के बारे में भी बोला गया है। आगे हम देख सकते हैं कि कई टाइप के इसमें हैं, जो मेन पॉइंट है वो देखिए LTC भी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। LTC में क्या है कि अभी जैसे कि पता है आपको कि 8 साल तक लगातार मिलता है कैलेंडर ईयर वाला नए एम्प्लॉय के लिए। उसके बाद क्या है कि ब्लॉक ईयर चलता है हर चौथे साल, यानी 22-25, 25-28, अभी कौन सा चल रहा है, अभी 26-29 चल रहा है, ठीक है। 22-25 खत्म है, 26-29 चल रहा है इस हिसाब से। लेकिन यहाँ क्या बोला गया है कि LTC टू होम टाउन शुड बी एडमिसिबल वंस इन ईयर, यानी हर साल मिलना चाहिए, ऐसा बोला, होम टाउन वाला, ठीक है, जिसको कि STC भी बोलते हैं। और LTC टू विजिट एनी प्लेस इन इंडिया शुड बी इन अ ब्लॉक ऑफ 2 ईयर इंस्टेड ऑफ 4 ईयर, यानी जैसे कि अभी हर चौथे साल होता है तो उसको बोला गया है कि 2-2 साल में ऐसा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, LTC की बात हो गई, और एक और चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉयज आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ सर्विस में बी ग्रांटेड LTC ऑन 2 ओकेजन बिफोर रिटायरमेंट। अगर जैसे देखिए कि 20 साल जिसकी सर्विस पूरी हो गई है, ठीक है, उसको क्या है कि 2 ओकेजन ऐसा उसको मिलना चाहिए फॉरेन विजिट के लिए, फॉरेन कंट्रीज़ के लिए इसमें होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पेरेंट्स इन लॉ, यानी जो एम्प्लॉय के पेरेंट्स इन लॉ हैं उनको भी ऐड करवाने का इसमें बोला गया है कि LTC बेनिफिट के लिए उनको भी एक्सटेंड किया जाए, ऐड किया जाए उसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक चीज़ और आपको पता है कि LTC का जो रूल है, ज़्यादातर लोग क्या है LTC में लीव इंकेसमेंट भी अपना क्लेम करते हैं, 10 डेज का इसमें रेस्ट्रिक्ट है। वैसे आपको अभी एंटायर 6 टाइम आप रिम्बर्स करवा सकते हैं, 10-10 दिन का, 60 दिन का आप लीव इंकेसमेंट क्लेम कर सकते हैं, जो कि 10 दिन की जो सैलरी है बेसिक प्लस DA वो आपको मिलता है। वही यहाँ बोला गया है कि 20 डे EL इंकेसमेंट
मे बी अलाउड वेन एवर द एम्प्लॉय एबल LTC। इसमें बोला गया है कि मॉडिफाई करने के लिए कि अगर कोई LTC पे जा रहा है तो वो अगर चाहे तो अब 20 दिन का लीव इंक्रीजमेंट ले सकता है अपने EL अकाउंट से, 20 दिन कटवा के और उसका रिम्बर्स ले सकता है, जो कि अभी 10 दिन है। ठीक है, ये भी प्रपोजल है। नेक्स्ट देखते हैं हम आगे। इसमें ऐसे बहुत सारे ऐसे रखे गए हैं पॉइंट्स, जिसमें से कि मेन पॉइंट जो है वो खुद भी आप पढ़ सकते हैं। बाकी इसमें से अब देखिए बोनस, जहाँ तक बोनस की बात है आपको अलग अलग पता है, बोनस का भी अलग अलग रूल है अलग अलग डिपार्टमेंट में। ठीक है, इसमें सिंपल सा इसमें बोला गया है कि 30 डेज का जो है वो मिलना चाहिए बोनस। इसमें अगर इसको आप पढ़ेंगे बोनस वाले को, ठीक है, अभी तो मिनिमम जो कैलकुलेशन है वो होता है, बाकी ओवरऑल वही है कि 30 डे का जो है इसमें आपको मिलना चाहिए बोनस। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसफर पॉलिसी। इसमें बोला गया है कि भाई ICT रिस्टोर करो ताकि एम्प्लॉय को दिक्कत ना हो, खास करके स्वास्थ्य ग्राउंड जो भी है, जो जहाँ जाना चाहे अपने होम टाउन तो वो वहाँ जा सकते हैं। कैडर मैनेजमेंट भी है यहाँ बोला गया है, और खास करके जो बोला गया है ग्रुप B और C एम्प्लॉय के लिए, ताकि उनको प्रमोशन में दिक्कत ना हो। कई बार क्या होता है स्टेग्नेशन के कारण प्रमोशन नहीं हो पाता है एम्प्लॉय का, सीट वैकेंट नहीं होती है, तो इसमें क्या है कि उनको बेनिफिट मिले, मोटिवेशन मिले करियर प्रोग्रेशन के लिए। ठीक है, इसके बारे में भी इसमें बोला गया है। मेन पॉइंट इसमें क्या है ग्रुप B और ग्रुप C एम्प्लॉय के लिए, ये देख सकते हैं आप। अगर हम प्रमोशन की बात करें, क्या होता है कि अगर सीट आगे खाली होगी नहीं तो आपका प्रमोशन नहीं हो पाएगा। प्रमोशन नहीं होगा तो सिर्फ आपको एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगा, बाकी और कुछ मिलना नहीं है। एक चीज़ और दिया गया था MSCP, जो कि अभी के हिसाब से 7 CPC के हिसाब से क्या है कि 10 साल में, अगर सेम कैडर में आपका 10 साल हो गया है तो क्या होगा कि MSCP आपको दिया जाएगा। यानी अगर आप लेवल 6 में है तो आप लेवल 7 में होंगे। ठीक है, डेजिग्नेशन वही होगा लेकिन 6 से 7 में जाएंगे MSCP, यानी ये प्रमोशन के बराबर ही है, सिर्फ डेजिग्नेशन चेंज नहीं होता है, लेकिन इसमें 10 साल का समय लगता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है ग्रुप A का भी अगर हम देखें, ग्रुप A में तो क्या है 4 से मैक्सिमम 5 ईयर में ग्रुप A एम्प्लॉय के लिए मतलब प्रमोशन आते रहता है, उसमें कोई इशू है नहीं। लेकिन B और C में ऐसा नहीं है, तो वही प्रपोजल है JCM का गवर्नमेंट से कि मिनिमम 5 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन होना चाहिए। ठीक है, पूरे उसके सर्विस पीरियड में। ठीक है, यानी वो कैसे होगा तो 6 साल का, यानी अभी जो 10 साल का MSCP पीरियड है वो 6 साल का होना चाहिए। देखिए, फर्स्ट फाइनेंशियल अपग्रेडेशन आफ्टर 6 ईयर ऑफ सर्विस फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। कोई नया आया, अगर वो नहीं हुआ किसी वजह से, स्टेग्नेशन की वजह से, या सीट वैकेंट अभी नहीं है, तो उसको 6 साल में अपग्रेड करके अगले लेवल में भेजा जाना चाहिए, ऐसा प्रपोजल है। दूसरा 12 साल में तीसरा, 18 में चौथा, 24 में और 5वां, 30 में, यानी हर 6 साल में MSCP मिलना चाहिए एम्प्लॉय को, ऐसा प्रपोजल है। ये सबसे ज़रूरी भी है। अगर प्रमोशन डेजिग्नेशन वाइज नहीं हो पा रहा है तो फाइनेंशियली मोटिवेशन आपको होगा, करियर प्रोग्रेशन होगा, तो मतलब एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहेगा और आउटपुट अच्छा आएगा। ठीक है, वरना एक तरह से चाह नहीं रहती है कि कुछ हो नहीं रहा है, ना प्रमोशन हो रहा है, ना सैलरी इतनी बढ़ रही है। ठीक है, इस हिसाब से आगे हम देखते हैं। रिटायरमेंट बेनिफिट के बारे में भी कई सारा बोला गया है। मेन पॉइंट इसमें क्या है 1 रैंक 1 पेंशन के बारे में भी बोला गया है। जैसे कि अभी पहले आपको बताया कि क्या प्रपोजल है लीव इंक्रीजमेंट का, कि 600 दिन का लीव इंक्रीजमेंट वो रिम्बर्स करवा सकता है रिटायरमेंट के समय। ठीक है, यानी 300 से 600 बोला गया करने के लिए। अगर 600 पूरा नहीं हो रहा तो HPL से आप वो कंपनसेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे जो बोला गया है वो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर कोई एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है तो अभी उसका क्या है कि 50% ऑफ लास्ट पे ड्रॉन, यानी लास्ट 10 महीने का जो है उसका जो एवरेज करते हैं, जो बेसिक पे आता है उस पर उसका जो है पेंशन स्टार्ट होता है। ठीक है, इसी पे कैलकुलेट होता है। और अगर किसी का फैमिली पेंशन है तो क्या होता है कि लास्ट 10 महीने का जो है पे ड्रॉन उसका एवरेज निकाल के 30% ऑफ द वो है पेंशन के लिए, और ये है रेगुलर एम्प्लॉय के लिए। लेकिन अभी क्या है कि अभी जो प्रपोजल है वो है कि नहीं 50% नहीं 67% करो। 50 के हिसाब से देखिए क्या है कि पेंशन शुड बी फिक्स्ड एट 67% ऑफ द लास्ट पेड ऑन और द एवरेज ऑफ द लास्ट 10 मंथ्स एवलमेंट्स विच इज़ मोर बेनिफिशियल। ठीक है, इस हिसाब से। और दूसरा बोला गया है कि फैमिली पेंशन शुड बी 50% इंस्टीड ऑफ 30% एग्जिस्टिंग। यानी सिंपल सी बात है कि अगर कोई किसी का रेगुलर पेंशन है एम्प्लॉय का तो वो 50 से बढ़ा के 67% बोला जा रहा है करने के लिए, और फैमिली पेंशन अगर है तो वो 30% से बढ़ा के 50% बोला जा रहा है करने के लिए। ठीक है, उसके बाद पेंशन रिवीजन जो है, अगर 65 ईयर्स हो रहा है तो 70% उसका हो जाना चाहिए। 70 ईयर्स का कोई एम्प्लॉय है या तो उसका क्या हो जाना 75% ऑफ द लास्ट पे ड्रॉन। 75 ईयर का हो गया तो 80%, 80 ईयर का हो गया तो 85, 85 का तो 90 और 90 का तो 100% होना चाहिए, ऐसा प्रपोजल है। ठीक है, इस हिसाब से कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि उनके पास रखा गया है प्रपोजल। तो सिंपल सी बात है। अब एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि आप लोगों से, तो क्या लग रहा है कि 6 CPC आपने देखा, 7 CPC आपने देखा, तो 8 CPC में कितना होना चाहिए? ठीक है, वो आप अपना कमेंट्स में राय दे सकते हैं कि, और आपको क्या संभावना लग रही है 3.833 इज़ इट पॉसिबल? क्योंकि क्या गवर्नमेंट से ये पॉसिबल है कि वो इसमें मान जाए या सिंपल सी बात है। एक चीज़ आप सबको पता है कि अगर आप कहीं कुछ मांग कर रहे हैं तो एटलीस्ट अगर वो आपको पता है कि टोटल का टोटल नहीं मिलेगा तो आप जितना ज़्यादा मांग करेंगे तो नेगोशिएट करके थोड़ा सा कम मिलेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जब प्रपोजल एक्सेप्ट किया जाएगा तो कितना किया जाएगा, वो तो बात की बात है। बाकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो इसमें मैंने बताया। बाकी वीडियो के लिए बने रहिए और अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। जय हिंद।